हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ एक ऐसी कंपनी के बारे में जो एग्रो स्पेस से रिलेट करती है और ये हमारा स्टॉक फॉर द मंथ भी है। लेकिन एक डिस्क्लोज़र मैं आपके साथ करना चाहूँगा। सबसे पहले मेरे पास पर्सनली इसकी कोई होल्डिंग नहीं है और आज की डेट में जो प्राइस हैं वो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा और नीचे की तरफ सॉफ्ट होते हुए नजर आए। ऐसे सेक्टर को मैंने कैटर करने की कोशिश की है जिस सेक्टर को मैं डिफेंसिव समझता हूँ। एग्रो प्रोसेसिंग बिजनेस के अंदर जो कंपनियां हैं उनके अंदर एक सबसे खास बात ये है कि जो डिमांड है वो स्टेबल रहती है और डिमांड ग्रोइंग रहती है। इस सेक्टर्स के अंदर जो कंपनियां हैं, जो साइजेबल साइज की कंपनियां हैं, वो तकरीबन 30 से 35 की पी रेशो के आसपास ट्रेड करती हैं। ये कंपनी जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ ये तकरीबन 12-13 की पी रेशो पे ट्रेड कर रही है। कंपनी के जो प्लांट हैं वो एफिशिएंट है। कंपनी ने स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह से काम करना शुरू किया जहाँ से कि इनको जो फसल है, जो फार्मर से सीधी जो है ये उसको प्रोक्योर कर सके। तो इन सब चीज़ों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंपनी की। कंपनी का नाम है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड। जब सबसे पहली बार मैंने इस शेयर को देखा था तो ये शेयर 30 रुपये का हुआ करता था। हालांकि आज की डेट में ये शेयर तकरीबन 6-7 गुना ज़्यादा हो चुका है उन प्राइस से। मैं तकरीबन आपको 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो 10 से 15 साल हो गए तब ये शेयर्स। और तब इनिशियल फेसेस के अंदर हम इसको ख़रीदते भी थे और हमें ये लगता था कि ये 10-15 रुपये की चाल देता था। उस समय वो 50% पैसा होता था, तो इतना बड़ा विज़न नहीं था हमारा कि भाई ये शेयर 300 रुपये का हो जाएगा, क्योंकि छोटा शेयर जो है था ये वैल्यूशन समय रीजनेबल लगती थी। और इसके साथ एक और शेयर था, वो पेट्रोकेमिकल स्पेस में है, उस कंपनी का भी जिक्र करूंगा क्योंकि दोनों का भाव आसपास ही हुआ करता था उस समय। उस शेयर्स का नाम है DCW। तो DCW के शेयर्स में भी और इसमें भी, और जनरली जो है क्योंकि कैपिटल जिस तरीके की होती है तो उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है। तो उस समय पर यह भी होता था कि भाई जो शेयर 50 रुपये से नीचे का हो वो ट्रेड करने के लिए जो है, या 50-60 रुपये का हो तो ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है। तो हमें ये लगता था कि भाई ग्रोथ पोटेंशियल उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है हो सकता है। आज की डेट में जैसा कि आप लोग समझते हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी 400, 500, 600 या हज़ारों का शेयर बताते हैं तो उनको इंटरेस्ट नहीं होता। तो हमने भी जब शुरू के 4-5 साल जब हम काम करते थे तो यही सोचते थे कि ऐसा शेयर्स लेना है जिसकी वैल्यूशन भी ठीक हो और जो 100 रुपये से नीचे हो, और तकरीबन हम भी सोचते थे 50 रुपये के आसपास या उससे नीचे के भाव में हो। और ये जो शेयर है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड, ये एग्रो स्पेस के अंदर कंपनी, और इस कंपनी ने बहुत ग्रोथ की है। ऐसा नहीं है कि खाली प्राइस ने ग्रोथ की है, कंपनी ने भी बहुत अच्छी ग्रोथ की है। कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है मेज स्टार्च, यानी कि जो मक्का का जो स्टार्च वाला बिजनेस है वो है। और ये जो मक्का के स्टार्च है उसमें ये कंपनी लीडरशिप पोजीशन में है और इनका जो प्लांट है वो बेहतरीन तो है ही, सबसे बड़ा भी है। तो इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट जो है मेज स्टार्च का जो है इन्हीं के पास है। अब इनकी जो यूटिलिटी है, ये प्रोडक्ट कहाँ यूज़ होते हैं पहले उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लिक्विड ग्लूकोस कम जनरली ऐसी जगह यूज़ होता है जैसे केक्स हो गए या बहुत सारे कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं जिसमें बिस्किट्स हैं या जो बाकी जो चीज़ें हैं उनके अंदर इस प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है। तो कंपनी अल्टीमेटली प्रोसेस करती है और प्रोसेसिंग से लिक्विड ग्लूकोस बनाती है। अब मैं इसमें चर्चा करूँ, आपको थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अब जब भी आप सरकारों को सुनते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि किसानों की हालत सुधारनी है। लेकिन देखिए, किसान क्या है कि एक फसल बना रहा है। जो फसल है वो वास्तव में एग्रो प्रोसेसिंग बिजनेस की जो है एक फीड स्टॉक है, या हम ये कह सकते हैं कि एक रॉ मटेरियल है। तो जो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो उसको खरीदती है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, और आपको भी शायद लगता होगा, कि फार्मर जिस मेहनत से काम करता है, जो रिसोर्सेज डिप्लॉय करता है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे अपनी कैपिटल हो, और एक वेदर की अनसर्टेनिटी हो, उन सब के बीच में जो फसल निकाल के लाता है और वो जो अर्निंग करता है वो वास्तव में उस अर्निंग से काफ़ी कम होती है जो बिजनेसमैन कमाते हैं।
और इसके अंदर जो है एग्रो प्रोसेसिंग बिजनेस जो है वो एक काफ़ी फ्रूटफुल बिजनेस होता है ऐसी कंट्री में जहाँ पर कि आप एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कैटर करते हो। कितना ही कंपटीशन हो, लेकिन एग्रो प्रोसेसिंग जो बिज़नेस है या फूड वाला जो बिज़नेस है वो हमेशा पनपता रहेगा। तो इसका मतलब है कि जो डिमांड की जो स्लो डाउन की संभावना है वो काफ़ी कम रहती है। तो दूसरी बात ये कि मैंने कहा फार्मर बेचारा इतनी मेहनत करता है, वो इतने पैसे नहीं कमाता, लेकिन जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो काफ़ी अच्छे पैसे कमाती है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो लोग एग्रो प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं और थोड़ा समय स्टोर करके बेचते हैं तो वो बहुत अच्छा एडवांटेज कमा लेते हैं। और ये कंपनी उसके अंदर अग्रणी है। ये कंपनी क्या करती है कि जब फसल आती है तो उस सारी फसल को एक ही साथ खरीद लेती है और उसको साल भर यूज़ करती है। तो ये जो कंपनी है, जो फार्मर्स के साथ इनके ऐसे एग्रीमेंट है कि बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पर ये जो है माल उठा लेते हैं और फार्मर को ये फ़ायदा होता है कि उसको तुरंत लिक्विडिटी मिल जाती है। तो ये कंपनी इस मामले में भी थोड़ी सी एग्रेसिव है, जिसकी वजह से इसके जो प्रॉफिट्स हैं या जो मार्जिन्स है, वो जो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स है इस तरीके की कंपनी में अगर 2-3% आ जाए तो बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि वॉल्यूम में काम होता है। लेकिन इस कंपनी का कंसिस्टेंटली 4% से ऊपर का नेट प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से भी 10% से ऊपर जो है ये कैटर कर रही है। तो कंपनी रेगुलर ग्रोथ करती है। उसके बाद देखिएगा जो लिक्विड ग्लूकोज है इसकी अच्छी डिमांड रहती है। सोयाबीन्स जो है उसके जो ग्रेनुअल्स हैं और सोया जो ऑयल्स है उस भी प्रोडक्ट्स के अंदर ही है। मेज स्टार्च जो है इनका मेजर है। और उसके अलावा कॉटन यार्न, हालांकि कॉटन यार्न का छोटा बिजनेस है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है इनका। और ये जो बिजनेस है, जैसा कंपनी के नाम से पता चल रहा है, इनका बहुत बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट से आता है और बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो एक्सपोर्ट से आने की वजह से इनके मार्जिन्स भी अच्छे रहते हैं। ये नहीं है कि सारा इंडिया में डिप्लॉय करना है, तो इंडिया में भी अच्छी डिमांड रहती है और इंडिया से बाहर बहुत अच्छी डिमांड है इनकी। और लार्जेस्ट कॉर्न वेट मिलर्स इन द कंट्री, तो कंट्री के अंदर सबसे बड़े कॉर्न वेट मिलर्स हैं ये। तो आप ये समझ सकते हैं कि बिजनेस काफ़ी बड़ा है इनका और इसी के अंदर इनकी महारत है, जो सबसे मेन बिजनेस है। और इसी तरीके से जो सोयाबीन के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो बाकी लिक्विड्स हैं, वो सब ये बनाती है। ग्रुप जो है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड, जिसको GAEL के नाम से जो है जानते हैं, मेन कॉर्न स्टार्च डेरिवेटिव्स हैं, सोया डेरिवेटिव्स हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, कॉटन यार्न और एडिबल ऑयल्स हैं। और ये कंपनी 1991 से काम कर रही है। एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर एक अग्रणी कंपनी है। अगर हम इसकी बात करें तो पहला बिजनेस जो है ये कॉर्न प्रोसेसिंग का, जिनके प्लांट इनके पास हिम्मतनगर गुजरात में है, सितारगंज उत्तराखंड के अंदर है, शिंगोन कर्नाटका के अंदर है, चलीसोगांव महाराष्ट्र के अंदर है और इनका मालदा में वेस्ट बंगाल में प्लांट है। और कैपेसिटी एक्सपेंशन जो है सितारगंज उत्तराखंड में कर रहे हैं। तो कॉर्न में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। दूसरा है सोलवेंट एक्सट्रैक्शन, और इसके जो प्लांट है इनके पास वो काड़ी गुजरात में है, पीतमपुरा मध्य प्रदेश, मंदसौर जो है मध्य प्रदेश। तो आपको डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर इनके प्लांट मिलेंगे। और बहुत सारे प्रोडक्ट जो है इनके GMP सर्टिफाइड है, यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो है वो भी इनके पास है। और इसके अलावा अगर एडिबल ऑयल्स में देखेंगे तो ये जो है काड़ी गुजरात के अंदर है, पीतमपुरा मध्य प्रदेश में, मंदसौर गुजरात मध्य प्रदेश में, अकोला महाराष्ट्र में। अंबुजा गोल्ड नाम से जो इनके ब्रांड्स हैं, हेल्थ मैजिक, संपूर्ण हैप्पी, प्रोडक्ट जो है रिफाइंड ऑयल के अंदर इनके हैं। और रिफाइंड ऑयल में चाहे सोयाबीन हो, कॉटन सीड ऑयल हो, रिफाइंड कॉर्न ऑयल हो, मूंगफली का तेल हो, उसके अलावा जो पाम ऑयल हो, ब्लेंडेड वेजिटेबल ऑयल्स हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये पूरा एक तरीके से रिटेल जो है सेगमेंट है जिसको ये कैटर करते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल है और इसका जो प्लांट है ये हालांकि साइज़ में बड़ा नहीं है, बट इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप जो है लगता है और काड़ी गुजरात के अंदर है। और जनरली इसमें जो घी वगैरह जो है, वनस्पति जो है, उस तरीके के प्रोडक्ट्स जो है इसमें आते हैं। तो ये जो बिज़नेस है ये भी इसी एग्रो प्रोसेसिंग फूड का पार्ट है। और फिर कॉटन यार्न का जो बिज़नेस है वो इनका हिम्मतनगर गुजरात वाले प्लांट से ये जो कैटर करते हैं। और कंपनी की जर्नी जो है बढ़िया रही है और अभी भी कंपनी ग्रोथ फेस में है। अगर मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो ग्रोस मार्जिन्स जो है इस कंपनी के पिछले 5 सालों में अगर हम देखें तो 20% से ऊपर ही रहे हैं। और EBITDA मार्जिन्स की भी बात करें तो 10% के आसपास रहते तकरीबन।
और 10% से ज़्यादा ही है अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि पिछले 2 साल के अंदर 20-21 में भी और 21-22 में भी 10% से ऊपर के हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको ऑपरेशनल एफिशिएंसी मिली है। जो एक्सपेंशन की हैं या जो प्रोडक्शंस है वो उसमें जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, यानी कि बड़े पैमाने पर काम करने का जो फ़ायदा वो इनको मिल रहा है, और यही इनके लिए जो है हमें लग रहा है कि कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करने में जो हेल्प करने वाला है। और तकरीबन कंपनी की जो रेवेन्यूज़ हैं वो 4,705 करोड़ थे 2021 में। अभी ये जो कंपनी है तकरीबन 6,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज़ जो है जनरेट कर रही है। और अगर रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो जो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो रेवेन्यू के 1 टाइम है, यानी कि सेल और मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग बराबर है। और 2021 में तो इन्होंने 338 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शनल हम मान सकते हैं कि ये जो गेन है, क्योंकि कभी कभी प्राइसिंग कमोडिटी के इस तरीके से हो जाता है जब इनको बेनिफिट मिल जाते हैं, बट हमें लगता है कि 4 से 5% का नेट प्रॉफिट मार्जिन ये कंपनी जनरेट करेगी। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो हैं आपको डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, तो इनको जो एक्सपेंशन करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं है, और लोकेशंस ऐसी है जहाँ पर लैंड जो है ज़्यादा महंगी नहीं है, लैंड की अवेलेबिलिटी इनको रहती है, और जनरली इनको ऐसी जगह पर काम करने में कोई तकलीफ नहीं है। गवर्नमेंट की भी सपोर्ट रहती है, क्योंकि जो बिज़नेस फार्मर्स को सपोर्ट करे, जो सेक्टर फार्मर को सपोर्ट करे, स्टेट गवर्नमेंट हमेशा उसको सपोर्ट करेगी, क्योंकि फार्मर की फसल जो जहाँ पर भी उसका ख़रीदार हो उसको प्रोसेस करके उसको बेनिफिट दे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हेल्प करे। हर स्टेट गवर्नमेंट उसको जो है चाहेगी कि ऐसी जो बिज़नेस जहाँ पर कि मैन पावर जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, लोगों के खाने का सामान बने। क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे महंगाई की समस्या आपको पता है इलेक्शन कैंपेन में रहती है, तो पॉलिटिकली भी अगर आप देखें तो ऐसे जो बिजनेसेस हैं जो फार्मर्स को हेल्प करें, रिटेलर्स को सस्ता सामान उपलब्ध कराएं, महंगाई को कम करें, क्योंकि अगर यही चीज़ें विदेशों से आएंगी तो वो महंगी हो जाएंगी। जैसे मतलब आज़ादी के समय पर जब हम आज़ाद हुए तो बहुत सारा सामान विदेशों से आता था, तो ये जो पोटेंशियल है इस सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। मैं फिर बोल दूं, मेरी कोई होल्डिंग अभी नहीं है इस शेयर्स में। मैं हो सकता है कि अभी थोड़ा और इंतजार करूं, जो शेयर्स के प्राइस है उनसे रिलेटेड चर्चा भी करूंगा। तकरीबन 75 कंट्री के अंदर ये एक्सपोर्ट करते हैं, तो ना केवल इंडिया में, इंडिया से बाहर भी बहुत अच्छी प्रेजेंस है इनकी। मोस्टली जो सर्टिफिकेशंस हैं इनके जिन जिन कंट्रीज़ में ये सेल करते हैं, जैसे इंडोनेशिया हो गया, तो वहाँ पे इनका काफ़ी अच्छी जो है प्रेजेंस है। इसके अलावा अरब कंट्रीज़ में भी इनका जो प्रोडक्ट्स हैं वो जाते हैं, और बाकी कंट्रीज़ में भी जो सेल करते हैं। और SGS जो है एक अच्छा सर्टिफाइड जो है जो फूड आइटम्स हैं उनको सर्टिफिकेशंस देता है, SGS का भी इनके पास सर्टिफिकेशन है, तो मोस्टली अच्छे सर्टिफिकेशन इनके पास है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो इनके यूजेस हैं वो कहाँ पर होते हैं, तो जो मेन जो 4 चीज़ें हैं वो यूज़ कहाँ होती हैं, एप्लीकेशन फूड में भी होती हैं, फीड में जो पशु चारा वगैरह बनाते हैं उसमें भी, दवाइयों में भी यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स में भी, और इंडस्ट्रियल जो कपड़ा वगैरह बनता है उसमें जो है कॉटन यार्न जो है वो यूज़ होती है। शेयर्स का भाव है 232 रुपये 15 पैसे, और अभी भी शेयर्स 12 रुपये 86 पैसे 12.86 की पी रेशो पे चल रहा है, और 5,300 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। बहुत महंगी वैल्यूशंस नहीं है, डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम है, और 170 रुपये का जो है 52 वीक लो है। और मुझे लगता है कि शेयर्स में मुझे तो देखिएगा 52 वीक लो पे ही शेयर पसंद आता है, और इस तरीके का शेयर एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि शेयर्स में बहुत जल्दी रन अप होगा, एक कॉन्स्टेंट कंपाउंडर जो है ये साबित होगा। मुझे ऐसी उम्मीद है कि मतलब एक 15 से 20% की रिटर्न्स अगर अगले 10 साल के लिए अगर आप सोचें तो मुझे लगता है कि ये कर सकता है। और आपको पता ही होगा पूरे वर्ल्ड में जब यूक्रेन रशिया की वॉर हुई तो सारी कमोडिटी के प्राइस किस तरीके से बढ़े, और मुझे लगता है कि जो चीज़ें खाने के लिए चाहिए उन्हें ना तो मंदी आएगी, और सरकारें भी हमेशा सपोर्ट करेंगी, और ये चीज़ें बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि जो चीज़ एग्रीकल्चर से आपकी बनेगी उसको प्रोसेसिंग में ही आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाकर उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर ही जो है कर सकते हैं। तो ये जो सेक्टर है ये मुझे लगता नहीं मंदी में आने वाला है। और सबसे खास बात है ये कंपनी डेट फ्री है। जिस कंपनी को ना अपनी कमाई से ही अगर अपना धंधा चलता रहे इंटरनल एक्यूरल से, तो वो सबसे बेहतर जो है मुझे लगता है। इसके अलावा प्रमोटर्स एक स्टेबल होल्डिंग रखे हुए हैं और एक साइजेबल होल्डिंग रखे हुए हैं, यानी कि लगातार होल्डिंग सेम है और साइजेबल है। 63% की होल्डिंग मैं अच्छी मानता हूँ। इसके अलावा पब्लिक के पास 36.16% की होल्डिंग है। मेज प्रोसेसिंग से 52% बिजनेस आता है।
इनके पास एग्रो प्रोसेसिंग से 30% आता है, उसका कॉटन यार्ड से 4% आता है। मेजर क्लाइंट कौन है इनके, ये आप बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो चाहेंगे और इसमें इंटरेस्ट होगा उनका। डाबर है इनका, एशियन पेंट्स है, पतंजलि है, नेस्ले है, कोलगेट है, आईटीसी है, एचयूएल है, बायोकोन है, पार्ले है, कारगिल इंडिया है, एग्रोटेक फूड है, बीएल एग्रो ऑयल्स है। तो इस तरीके की जो कंपनियां हैं वो इनकी मेजर क्लाइंट है। और इसके अलावा कुछ और जो एफएमसीजी की छोटी कंपनियां वो भी इनकी क्लाइंट है। कुछ चिप्स बनाने वाली कंपनियां भी जो है इनकी क्लाइंट है। स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफिकल लोकेशंस अगर हम देखें तो लोकेशंस क्या है, और हिम्मतनगर में 500 टन पर डे की कैपेसिटी है, गुजरात के अंदर 750 टन पर डे की, उत्तराखंड में 750, कर्नाटका में। तो इस तरीके से जो प्लांट हैं वो भी वेल डाइवर्सिफाइड है। और कंपनी जो है प्रपोज इन इक्विटी इशुएंस ऑफ फंड रेजिंग ऑफ अप टू 1000 करोड़। तो इन्होंने 1000 करोड़ तक अभी और रेज करने का जो है ये प्लान कर रहे हैं, और वो हो सकता है कि राइट के थ्रू आए या बाकी किसी सोर्स से। तो कंपनी अभी ग्रोथ मोड में रहने वाली है। तो जीएएल का तकरीबन 25% मार्केट शेयर है, और ये मार्केट शेयर जनरली इस वजह से आता है क्योंकि ये जो कंपनी है बल्क में रॉ मटेरियल खरीदती है वंस इन ए ईयर अराउंड द हार्वेस्टिंग सीजन, टिपिकली इन मार्च। तो जो हार्वेस्टिंग सीजन है उसमें जब फसलें आती हैं उस समय पर ये माल उठा लेते हैं, जिसकी वजह से इनको 4-5% की जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जो है वो लगती है, लेकिन वो बाकी अपने जो पीयर्स हैं उनसे इनको एडवांटेज है। तो जनरली एक इन्वेस्टमेंट कर सकती है कंपनी, अगर कंपनी के पास कैश है, बैलेंस शीट मजबूत है, तो कंपनी इस तरीके के एक्शन लेने के जो है स्थिति में रहती है। इसी तरीके से कंपनी की मार्केट कैप 5313 करोड़, 12.8 की पी रेशियो पे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30% की है, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% की है। अगर उसको इफेक्टिवली देखें प्राइस टू बुक वैल्यू से तो भी वो 9% के आसपास आती है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू से अगर बात करें तो 10%, 9 और 10 के बीच में आती है। जो जनरली मैं आपको बताता हूँ कि रिटर्न ऑन इक्विटी का इफेक्टिव निकालिए जाए। इफेक्टिव को क्या करोगे, प्राइस टू बुक वैल्यू से डिवाइड करोगे तो 25 को अगर आप 2.3 से डिवाइड करोगे तो 10 से ज़्यादा ही आ रही है, 10 साढ़े 10 के आसपास है। तो कुल मिलाकर वैल्यूशन बड़ी रीजनेबल है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें कि भाई शेयर्स किस तरीके से काम करता है। तो अगर आप देखेंगे कि 2013 में ये शेयर्स 50 रुपये से नीचे होता था, 30-40 रुपये का होता था। ये शेयर्स 2016 में भी 50 रुपये से नीचे होता था। 2017 में 50 रुपये का आंकड़ा इसने छुआ। फिर ये शेयर्स 2018 में 140-50 रुपये के आसपास आया। फिर देखिएगा 2020 में ये शेयर फिर 50 रुपये पे आ गया, और उसके बाद इस शेयर्स ने एक अच्छी छलांग लगाई और ये शेयर 350 रुपये को पार करके जो है अब हाल फिलहाल में 225 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अगर इसको टेक्निकली देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो 52 वीक लो लगाया था 170-180 वो एक अच्छा पॉइंट है। और अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो कंसोलिडेशन भी हुआ है, वहाँ पर वैल्यूएशंस भी 10 के नीचे आ जाएगी। और हो सकता है कि सेक्टर में भी थोड़े से चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को जो है फेस करना पड़ेगा इस तरीके के जो कंपनीज हैं, और क्योंकि अगर स्लो डाउन होता है तो थोड़ा असर इनके ऊपर भी होता है। अगर हम इसको पीयर्स से कंपेयर करें, पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो 12.84 की पी रेशियो है, जो कि इसके पीएस में इसको सबसे सस्ता बनाती है। लेकिन एक कंपनी है गोकुल एग्रो, वो 11.45 है। इस पर भी कभी मैं बाद में चर्चा करूंगा। और इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो आज की डेट में, अभी जब लास्ट में इलेक्शन हुए थे तो गुजरात गवर्नमेंट के अंदर भी जो है प्रमोटर्स जो है मिनिस्टर हैं वो गुजरात गवर्नमेंट के अंदर। तो इस वजह से शेयर्स में पीछे रनअप भी हमें बहुत अच्छा देखने के लिए मिला था। हालांकि गोकुल एग्रो भी जो है एक अच्छी कंपनी है, तो मैं उस पर भी कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। बट अगर वैल्यूशंस के मामले में देखें तो कंपैरिजन में एक वही कंपनी आपको वैल्यूशन वाइज सस्ती आपको मिलेगी। तो पतंजलि और अदानी विल्मर जो है, क्योंकि उनके ब्रांड्स हैं तो उस वजह से ज़्यादा वैल्यूशंस हैं। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी देखेंगे तो ये जो कंपनी है उससे आगे बस एक गोकुल एग्रो है, क्योंकि उसके पिछले 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे हैं। और गुजरात अंबुजा अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो 30.3% की। और जिनके पास गोकुल एग्रो है अगर बाई चांस तो या आपने होल्ड किया तो मुझे देखिए कि उस गोकुल एग्रो भी रीजनेबली वैल्यूड लग रही है कंपनी, बट साइज़ में छोटी कंपनी है गुजरात अंबुजा के सामने। और देखिएगा पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, और वो जनरली पॉलिटिकल बेनिफिट्स ये होते हैं कि चैलेंजेस कम हो जाते हैं। कोई मतलब फेवर हो ना हो, बट एक चैलेंजेस थोड़े से कम हो जाते हैं।
तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 12.84% जो है, 12.84 जो है इसकी पी रेशियो है। तो वैल्यूशन वाइज भी आप देखेंगे तो एक रीजनेबल वैल्यूशन है। हालांकि जो पिछला साल था वो इनके लिए बहुत ही बेहतर रहा था। अगर क्वार्टर रिजल्ट्स भी आप देखेंगे तो पिछले मार्च 21 में देखें, दिसंबर 20 में देखें, जून 21 में देखें, सितंबर 2021 में देखें, दिसंबर 21 में देखें और मार्च 22 में देखें, तो यहाँ पर हर क्वार्टर में इनका प्रॉफिट 100 करोड़ से ऊपर है। जून 2022 में भी 115 करोड़ का था। लेकिन यूक्रेन रशिया का जो असर है, या हम ये कह सकते हैं कि जो महंगाई बढ़ रही है या रूरल इकोनॉमी में जो इम्पैक्ट है, उसकी वजह से पिछले 2 क्वार्टर के प्रॉफिट इनके नीचे की तरफ आए और दिसंबर क्वार्टर में भी जो प्रॉफिट 100 करोड़ से नीचे। तो कुल मिलाकर 3.57 की ईपीएस आई पिछले क्वार्टर में, और सितंबर क्वार्टर भी वीक था। अब इन क्वार्टरली रिजल्ट्स की वजह से अगर शेयर्स 200 रुपये के नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि वहाँ पर एक वैल्यू बाइंग जो है एमर्ज होती हुई नजर आएगी। अगर आपका निवेश करने का मन है इसमें, तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपको अगर ये लगे कि तुरंत पैसे बना के देगा तो उसकी संभावना नहीं है। ये शेयर्स एसआईपी मोड में लिया जा सकता है और 200 रुपये के नीचे आप एग्रेसिवली भी बाय कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म की कोई ट्रिक नहीं है ये पैसा आपको कंपाउंडिंग करके देगा। अच्छी कंपनी है, स्टेबल जो है ग्रोथ है इसके अंदर, स्टेबल रिटर्न्स हमें उम्मीद है, मैनेजमेंट अच्छी है, मैनेजमेंट का खुद का कॉन्फिडेंस अच्छा है। तकरीबन 10 म्यूचुअल फंड इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। ईपीएस अगर हम पिछले 4-5 साल में अगर कंपेयर करें तो 2019 में 8 रुपये की ईपीएस थी, 20 में 6 की थी, 21 में 15 रुपये के आसपास थी, 22 में 20 रुपये के आसपास थी। तो मुझे लगता है 15 रुपये के आसपास की ईपीएस, 15 से 21 रुपये के बीच में जो है ईपीएस ये कॉन्स्टेंटली जो है मेंटेन कर सकता है अगले 4 से 5 साल में। और हो सकता है कि ये ईपीएस जो ग्रोथ है इनके, उसकी वजह से 25-26 रुपये भी जा सकती है। और दूसरा जो चांसेस हमें लग रहा है कि इसकी री रेटिंग जो है ऊपर हायर पी साइड में हो सकती है, क्योंकि कंपनी का साइज़ बहुत बड़ा हो गया है और अभी भी ये 12-13 के पी पे चल रही है। तो हमें जो ज़्यादा वैल्यू लग रही है वो लग रही है पी री रेटिंग से। तो ये शेयर्स 18 से 22 की पी रेशियो में कन्वर्ट हो सकता है जब भी बाजार में अच्छी कंडीशंस हो या जब इसकी ग्रोथ है जो आपको आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। पिछले 10 साल में भी इसने निराश नहीं किया। 33% की रेट से साल दर साल जो है इसने शेयर्स का प्राइस बढ़ाते हुए दिखाया है अपने आप को। प्रॉफिट भी 26% बढ़ा है, हालांकि सेल्स में उतनी ग्रोथ नहीं है। और सेल्स में 8% ग्रोथ और प्रॉफिट में 26% ग्रोथ 10 साल में। रीज़न ये किया है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाई है इन्होंने और दूसरा स्केल को बड़ा किया। तो 8% की सेल के सामने आप 26% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहे हैं। उसका रीज़न है वो यही है कि आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल किए और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव किए। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपकी लगातार जो है 18% से ऊपर बनी हुई है। 10 साल में भी अगर हम देखें तो 18% की है। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा सस्ता मिल जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट जो है रहेगा। इन प्राइस के ऊपर भी इनिशियल एंट्री की जा सकती है, और बैलेंस शीट में भी देखें तो डेट फ्री कंपनी है। 2268 करोड़ के रिजर्व में, 23 करोड़ कैपिटल, मात्र 72 करोड़ के लोन है। जो पहले आप देखेंगे अगर इस कंपनी में पहले जो रिस्क होता था 2017 में 830 करोड़ के रिजर्व्स के सामने 636 करोड़ के लोन होते थे। डेट इक्विटी लगभग 0.75 होती थी। फिर देखिएगा डेट 647 करोड़। लेकिन 2018 से 19 में इस कंपनी ने क्या किया, इसने मोस्टली डेट को रीपे कर दिया। उसका धीरे धीरे करके डेप्ट को रीपे कर रहे हैं। एक्सपेंशन के लिए 2021-22 में पैसे लिए, लेकिन अभी देखिएगा सितंबर आते आते पिछले 6 महीनों के दौरान, यानी कि मार्च से सितंबर 2022 के बीच में इन्होंने जो है 278 करोड़ के जो डेट है उसको 72 करोड़ कर दिया, यानी कि डेट को भी रीपे कर रहे हैं। एक स्टेबल कंपनी है, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं कहूँगा कि ग्रोथ करने वाली है नहीं, एक स्टेबल ग्रोथ करने वाली कंपनी है। रिस्क रिवार्ड के एंगल से डाउन साइड लिमिटेड है, लेकिन जो बाजार के रिस्क होते हैं वो तो रहेंगे ही। और सबसे खास बात जो मैं आपके साथ करना चाहूँगा, इस पे नज़र दौड़ाइए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 573 करोड़ का 2019 में, 241, 300, 596। देखिएगा जब भी कभी कोई कंपनी के अकाउंट्स में आपको मैनिपुलेशन नज़र आए, वो मैनिपुलेशन आपको कैश में नहीं आ सकती, कैश में नहीं नजर आएगी। तो कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंडिकेट कर रहे हैं आपको कि क्या है, कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बता रहे हैं कि हाँ भाई इनके पास जेन्युइनली कैश जनरेट हो रहा है।
तो वो एक कंफर्ट है यहाँ से। उसके अलावा अगर हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करें तो 2018 में 106 दिन जो है अपने गोदाम में माल रखते थे, जो अब घटकर 76 दिन हो गए। डेटर से पैसा वसूल करने में 25 दिन लगते थे, जो अब 18 दिन हो गए। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी डे वाइज जो है इम्प्रूव हो रही है। और वर्किंग कैपिटल के डेज जो 89 दिन होते थे वो अब 52 दिन है, यानी कि जो आपको इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए वो केवल 52 दिन चाहिए, जो पहले 89 थी। तो उन सभी पैरामीटर से अगर हम देखें तो वैल्यूएशन वाइज जो है मुझे कंपनी ठीक लग रही है। बट मैं उम्मीद करूंगा कि अगर ये शेयर 200 रुपये के नीचे मिले तो एक जबरदस्त वैल्यू बाय बनेगी। इनिशियल एंट्री 232 रुपये के भाव पे बनती है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो है SIP मोड में आप एंट्री करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बेस्ट प्राइस जो है मिल सकता है आपको। और रिस्क रिवार्ड के एंगल से मुझे लगता है कि ये स्टेबल कंपनी है। जिनके पास पहले से शेयर है, हो सकता है भी कुछ व्यूअर्स है जिनके पास ये शेयर 394 रुपये के भाव का हो, कुछ लोगों के पास हो सकता है कि 300 रुपये के भाव का हो, कुछ लोगों के पास हो सकता है 350 के भाव का हो, 350 के भाव का हो, कुछ लोगों के पास हो सकता है सस्ता भी हो इससे। बट मोस्टली जो है शेयर्स जब इस तरीके से गिर रहा होता है तो लोग टेंशन में आ जाते हैं कि जी ये हमारा शेयर में कुछ खराबी तो नहीं है। शेयर में खराबी नहीं, देखिए कंपनी के प्रॉफिट ऊपर नीचे होते हैं और मार्केट का सेंटीमेंट बदलता रहता है, तो उन चीज़ों के साथ जो है आपने पार पानी है। तो ऐसा नहीं है कि शेयर का भाव गिर रहा तो कंपनी ख़राब हो गई है, वो बहुत सारे कारणों से शेयर्स के भाव गिरते हैं। तो उनमें से एक कारण ये भी होता है कि मार्केट का सेंटीमेंट किस तरीके से या मार्केट किस ट्रेंड के अंदर काम कर रही है। लेकिन उन सब के बावजूद देखिएगा मैं एक फेयर और एक न्यूट्रल वैल्यूएशन आपके साथ कर रहा हूँ। किसी भी तरीके की मेरी एग्रेसिव बाय कॉल नहीं है, एग्रेसिव सेल कॉल नहीं है। मुझे लगता है कि जो लोग धीरे धीरे पैसा कमाना चाहते हैं, कंपाउंडिंग करना चाहते हैं, उनके पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयर है। पोर्टफोलियो का तकरीबन 2 से 3% हिस्सा इस शेयर्स में रखा जा सकता है। और क्योंकि डिफेंसिव शेयर है, डिफेंसिव सेक्टर का शेयर है, तो एक नॉर्मल रिटर्न्स की ही उम्मीद करिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स आपको मिले। हालांकि हो सकता है आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी मिल जाए, बट उम्मीद मत करिए। मिल जाए तो गले लगा लीजिएगा। बट मुझे लगता है कि रीजनेबल रिटर्न जो है ये देता रहेगा। और एक अच्छी कंपाउंडिंग जो है, हमें लगता है 15 से 18% की कंपाउंडिंग जो है ईजिली अगले 5 से 10 साल के बीच में ये देता रहेगा। और एक अगर री रेटिंग होती है तो जो है आपको रिटर्न इससे ज़्यादा भी मिल सकती है। और मार्केट के जो रिस्क हैं वो तो भाई रहने वाले हैं, उन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इक्विटी है तो इक्विटी के जो रिस्क हैं वो रहेंगे। तो निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद ही अंतिम फैसले पर पहुँचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।